हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन स्कूलिंग गाइड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का एक नया चैप्टर एंड दैट इज वाटर। आप सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से आपके स्कूल्स में भी बताया जाता है और बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, बहुत सारे विचारों के माध्यम से स्कूलों में आपको बताया जाता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें पानी बचाना है। तो जब 71% इज वाटर ऑन द अर्थ, तो फिर क्यों बचाना है? जब पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है तो पानी बचाने की क्या जरूरत है? ये सब इस चैप्टर में जानेंगे कि कितना पानी पीने लायक है और कितना पानी सलाइन है, वो सब भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे कि वाटर साइकिल क्या है। पानी, एयर में भी पानी मौजूद है, अर्थ पर भी पानी मौजूद है, किस तरह से पहाड़ों पर भी पानी मौजूद है, आपके घर के टैंक में भी पानी मौजूद है, आपके हैंडपंप में भी पानी मौजूद है। तो किस तरह से पानी की जो साइकिल है, किस तरह से पानी रिवर्स में रहता है, अब सभी जानते हैं। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, साइंस वाले टीचर्स ने, ज्योग्राफी वाले टीचर्स ने, कि वाटर साइकिल क्या होती है। सबसे पहले सन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस साइकिल में, और सन की गर्मी की वजह से, सन की हीट की वजह से पानी गर्म हो जाता है, गर्म होके इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद फिर पानी ऊपर जाता है और कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। और क्लाउड्स की फॉर्म में जब वो पानी रहता है तो फिर वापस से वो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि फिर से उसका वर्षण हो जाता है। वो वर्षण किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बारिश स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में और ड्यू की फॉर्म में, कैसे भी और भी कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। हेल की फॉर्म में पानी जो है वो वापस से बरस जाता है। ड्रिजल की फॉर्म में कई बार हल्की हल्की झुनझुन झुनझुन बारिश होती है, जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं झल्ला पड़ रहा है ना, झल्ला बोलते हैं ना। हाँ, तो झल्ले की फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में कम या ज्यादा वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है और इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। यानी कि पानी, समुद्र, नदी, झीलों का पानी गर्म हुआ, इवेपोरेशन हुआ और उसके बाद से फिर वो वापस जमीन पर आ गया और धरती ने उसको सीप कर लिया और कुछ सूरज ने वापस से उसको सोख लिया। तो इसी तरीके से ये कहलाती है वाटर साइकिल। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, ये सारी चीजें ज्योग्राफी रिलेट करती है हमारी ऑर्डिनरी लाइफ को। कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इवेपोरेशन को, कि जब आपकी मम्मी किचन में अचार वगैरह बनाती हैं, वो एक जार के अंदर नमक डालती हैं और सारी चीजें डालती हैं, जब उसको धूप में रख देती हैं तो वहां उसके अंदर उसके अंदर भी एक इवेपोरेशन होता है। मतलब आप पानी देखते हैं, पहले उस अचार के अंदर कोई पानी नहीं था और उसको सूरज की धूप में एयर टाइट करने के बाद भी उसके अंदर इवेपोरेशन होता है, यानी कि जो उसके अंदर नमक होता है और वो जो है पानी बनने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर बिना आपके पानी डाले पानी आ जाता है। तो यही इसी तरीके से कुछ इसी तरीके से होता है वाटर साइकिल की फॉर्म में, कि वो गर्म होता है और गर्म होकर फिर वापस नीचे आ जाता है। कुकर में भी आपने देखा होगा, कढ़ाई में भी देखा होगा कि जब ऊपर इवेपोरेशन होता है तो वापस से वो कढ़ाई में पानी इकट्ठा होने के बाद वापस से गिर जाता है उसी कढ़ाई, उसी कुकर या उसी बर्तन के अंदर जिसके अंदर आप पानी बॉयल कर रहे थे। तो ये हो गई वाटर साइकिल की बात। अब उसके बाद ओशन सर्कुलेशन क्या होता है? जो समुद्र का पानी होता है वो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गति में रहता है। आपने देखा है, आप अगर समुद्र आपने देखा है, कोई भी समुद्र अगर आपने देखा है तो आपने वहां पे देखा होगा कि पानी की लहरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो एक तो होती है उसमें से जो पानी का मोशन होता है टाइड की फॉर्म में होता है। टाइड की फॉर्म मैं अभी बताती हूँ आपको, टाइड क्या होता है। वेव्स की फॉर्म में होता है, टाइड की फॉर्म में होता है, करंट की फॉर्म में होता है। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं पानी के सर्कुलेशन के। पानी के मतलब किस तरीके से पानी समुद्र में आता और जाता रहता है, किस तरीके से उसका मोशन होता है, वो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। क्या डिफरेंस है वेव और टाइड में, क्या डिफरेंस है, करंट क्या होता है, ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वाटर वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट, ये मैंने आपको बताया अभी। तो यही सब कुछ है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज मेरे पास बुक नहीं है, थोड़ा सा इस नोटबुक पे मैं यहाँ से देख के आपको बताती हूँ। द सन हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन इट कंडेंसेस। मैंने अभी आपको बताया कि सूरज की गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन होने के बाद वो स्टीम ऊपर उठती है, गैस बन जाती है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं और क्लाउड्स फिर जब उस पानी को रोकने की उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो पानी को नीचे वापस गिरा देते हैं। कई बार आपने अपने किचन में भी देखा होगा, जब आप चाय बॉईल करने के लिए, चाय बनाने के लिए पानी रखते हैं तो उसके ऊपर जो
ऊपर आप लिड यूज करते हैं तो उसके ऊपर स्टीम आ जाती है, और बाद में जब आप गैस स्टोव बंद कर देते हैं ठंडा होने के बाद वो पानी फिर टप 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 करके वापस नीचे उसी बर्तन में गिर जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो ठंडा होके और वापस कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद क्लाउड फॉर्म होते हैं, और क्लाउड फॉर्म होके वो नीचे वापस से गिर जाता है, और इसी को रेन कहते हैं। रेन, या फिर मैंने कई सारी और फॉर्म बताई हैं, जैसे आजकल अब जैसे जैसे अब आगे ठंड बढ़ेगी तो आपको देखने के लिए ड्यू मिलेगी। जब आप जंगल में जाएंगे वॉक के लिए, कहीं जाएंगे तो आपको घास के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें मिलेंगी। तो वो सब किसकी वजह से होता है? सूरज की गर्मी की वजह से होता है। कोहरा आएगा भी विंटर्स में, तो वो भी किसकी वजह से होता है? सन की गर्मी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, आगे देखिए, द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशन, लेक एंड स्ट्रीम्स। पानी जो है आप सभी को पता है, ये बहुत कॉमन सी बात है कि पानी कहाँ पर पाया जाता है? ओशंस में पाया जाता है। लेक्स मतलब झीलों में पाया जाता है। स्ट्रीम्स मतलब पानी की धाराएं हैं, उनमें पाया जाता है। द वाटर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर समझते हैं। हाइड्रो का रिलेशन पानी से है, हाइड्रो इक्वल टू वाटर। तो पानी, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जलमंडल, जो पूरा पृथ्वी का वो भाग जो पूरा जल से घिरा है उसे बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अभी इसे पिछले चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे चेंजिंग अर्थ और एयर, तो उसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर मतलब जो अभी तो हम ये जलमंडल की बात कर रहे हैं, वो था स्थल मंडल। मतलब कि लिथोस्फीयर का मतलब है पूरी पृथ्वी के ऊपर कितना स्थल मंडल था। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड हमने पढ़ा था क्रस्ट वगैरह के में पढ़ा हमने, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो फिर दूसरा पार्ट हो गया था उसका, और अब हम तीसरा कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब उसके बाद हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब। ठीक है, इनको स्फीयर्स में डिवाइड करा गया है पूरी अर्थ को। द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरा जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो जलमंडल है, 71% जो स्फीयर है अर्थ का, जो क्षेत्र है, जो जगह है, वो पानी से घिरी हुई है। ठीक है, द फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक एंड इन आइस कैप। लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो आपको कहाँ पर मिलता है? आइस कैप, यानी कि जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर कहलाते हैं, ग्लेशियर की फॉर्म में, और वो धीरे धीरे रिवर ऑफ आइस बन के, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वो भी फ्रेश वाटर है। रिवर्स के अंदर जो पानी है वो भी फ्रेश वाटर है, लेक्स के अंदर भी फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो ये सब फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। ओशन वाटर इज सेलाइन, सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन समुद्र का पानी सेलाइन होता है। ठीक है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो पीने लायक पानी नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, वो पीने लायक पानी नहीं होता, वो अच्छा पानी नहीं होता है। क्योंकि जो नदियां जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं, और नदियां अपने साथ इस तरीके का कंटेंट लेके आती हैं, कंकड़ पत्थर और सोडियम लेके आती हैं, और वो समुद्र में जमा कर देती हैं। इवेपोरेशन के बाद स्टीम की फॉर्म में बाकी तो पानी तो ऊपर उठ जाता है, लेकिन वो नमक वहां पर, वो जो है उसका वहां पर रह जाता है, सैलिनिटी वहां पर रह जाती है, तो जिसकी वजह से समुद्र का पानी खारा होता है, पीने के लायक नहीं होता है। लेकिन सभी समुद्र का पानी एक जैसा सैलाइन नहीं होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। उसके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, और क्या बात है? द ओशन वाटर इज ऑलवेज इन मोशन। मैंने आपको बताया कि समुद्र का पानी हमेशा मोशन में रहता है, वेव की फॉर्म में, टाइड की फॉर्म में। आपने टाइड्स के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, आपने वेव्स के बारे में, वेव्स तो आपने देखे होंगे। टाइड्स और वेव्स में थोड़ा सा अंतर है। वेव्स जो है वो हॉरिजेंटली चलेंगे, और टाइड्स जो है वो वर्टिकली ऊपर उठेगा पानी। समुद्र का पानी ऊपर उठेगा पुल की वजह से, मून के पुल की वजह से, सन के पुल की वजह से ऊपर उठेगा। लेकिन वेव्स जो चल रही हैं आपकी, वेव्स वो हवा की वजह से होती हैं, वो लगातार इस तरीके का मूवमेंट होता है। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में हमने पढ़ी, और इसके बारे में बाद और डिटेल में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, महासागर यानी कि ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू एवरीवन।